नमस्ते छात्र सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए कश्मीरी सेब इस गद्य के तीसरा भाग को मैं समझाऊंगा। पहले दो वीडियो में मैं प्रेमचंद जी का परिचय, पाठ का आशय और प्रेमचंद जी सेब खरीदने के लिए दुकान गए थे, वहाँ पर हुए धोखेबाजी के बारे में मैंने समझाया था, है या नहीं। और प्रेमचंद जी सोचते थे धोखेबाजी किस तरह करते हैं बाजार में, और जानबूझकर ही धोखेबाजी करने वाली व्यक्तियाँ इस समाज में होते हैं, इसके बारे में सोच रहे थे। और प्रेमचंद जी 4 सेब लाए थे घर में, चार सेब ही खराब हो गए थे, एक भी खाने लायक नहीं थे, है या नहीं। इस वक्त प्रेमचंद जी क्या सोचते थे, धोखेबाजी के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझकर भेज दूंगा। समझ गए? किताब के लिए पेज नंबर 8 में है कश्मीरी सेब गद्य भाग के अंतिम भाग, पेज नंबर 8 देख रहे हैं सभी? देखिए पेज नंबर 8 से पहले पैरा से ही देख लीजिए। यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। देखिए प्रेमचंद जी सोच रहे हैं यह तो साफ धोखा है, ये तो दुकान के मालिक ने जानबूझकर ही धोखा की है, लेकिन इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। कैसे सहयोग था देख लीजिए। प्रेमचंद जी का सहयोग था, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखे देने की प्रेरणा थी। देखिए बिना देखे खरीदे थे प्रेमचंद जी, इसीलिए दुकान के मालिक ने धोखेबाजी की थी। देखिए हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। दुकान के मालिक को उसके हाथ में रुमाल देना या बैग देना धोखे देने के लिए या धोखेबाजी करने के लिए प्रेरणा की थी। वह कैसे समझते थे दुकान मालिक? देखिए उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। देखिए वह दुकान के मालिक ने सोच रहे थे ये महाशय यह बिना देखे घर लेकर वहाँ देखेंगे, वहाँ पर मालूम होगा धोखेबाजी के बारे में, इसीलिए इस तरह आदमियों को अच्छी तरह से हम धोखेबाजी कर सकते हैं। इस तरह वह सोच रहे थे दुकान के मालिक ने। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। देखिए प्रेमचंद जी कह रहे हैं आदमी बेईमानी तभी करता है, कब करता है? जब उसे अवसर मिलता है, अवकाश मिलते हैं, तब वह बेईमानी करते हैं। प्रेमचंद जी जैसे आदमी खरीदने के लिए आते हैं तो वह जानबूझकर ही समझकर ही धोखेबाजी करते हैं, क्योंकि वे लोग बिना देखे घर लौटते हैं, घर लौटने के बाद ही देखते हैं, तब क्या होगा? हाँ देखिए बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। देखिए बेईमानी का अवसर देना या अवकाश देना, चाहे वह ढीलेपन की या सहज विश्वास से, दुकान के मालिक के विश्वास से ही हम रुमाल देते हैं या बैग देते हैं, तभी वे लोग धोखेबाजी करते हैं। उन लोगों का अवसर मिलता है, अवकाश मिलता है, तब वह धोखेबाजी करते हैं, है या नहीं। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। यह धोखेबाजी करते वक्त पढ़ना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़े लिखे या अनपढ़ भी हो, कोई भी हो, ज़्यादातर धोखेबाजी किस प्रकार करते हैं? पढ़े लिखे लोगों पर ही करते हैं। वे लोग जानबूझकर उन लोगों के हाथ में बैग देते हैं और बिना देखे घर लौटते हैं। इन आदमियों को ज़्यादातर धोखेबाजी होते हैं, पढ़े लिखे आदमियों पर ही
ज़्यादा धोखेबाजी होती है या नहीं? क्योंकि वह विश्वास रखते हैं, दुकान के मालिक पर विश्वास रखते हैं, इसलिए वह धोखेबाजी करते हैं। बस किसी थाने या कचहरी म्यूनसिपालिटी में चले जाए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। हम किसी भी कंप्लेंट करें, थाने में करें, कचहरी में करें या म्यूनसिपालिटी में जाए, म्यूनसिपालिटी के या थाने के लोग भी कहते हैं आप जानबूझकर ही उनके हाथ में बैग दिए हैं और बिना देखे घर लौटे हैं, तो किसका गलत होगा? प्रेमचंद जी का गलती होगा, है या नहीं? वे लोग प्रेमचंद जी को ही समझाते हैं आप लोग बिना देखे घर लौटे हैं, इसीलिए यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी पर भी विश्वास नहीं रखना, समझ गए? पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। देखिए पहले ज़माने के बारे में, एक घटना के बारे में प्रेमचंद जी समझा रहे हैं। पहले ज़माने में कैसा था और पहले के लोग कैसे व्यवहार करते थे, इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रही है प्रेमचंद जी। देखिए, यूँ तौल में चाहे चटाक आधा चटाक कल बसे, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना थी। देखिए पहले ज़माने के बात कर रहे हैं। यो तौल में चाहे चटाक या आधा चटाक कल बसे, तौल करते वक्त आधा भी हो या चटाक भी हो, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 रुपये के नोट भी दे दें, कोई नष्ट नहीं होगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? आपके रुपये सुरक्षित होते हैं, आपके रुपये सुरक्षित होते हैं, फिर जाने से वहाँ रुपये वापस दे देंगे, है या नहीं? मुझे याद है, देखिए प्रेमचंद जी एक घटना को बता रहे हैं। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवाड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह 8 अन्नी दे आया था। देखिए एक बार प्रेमचंद जी ने मुहर्रम के मेले में गए थे, वहाँ पर एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवाड़ियाँ खरीदा थी, तब पैसे की जगह कितने रुपये दे दिया था? 8 अन्नी दे दिया था, देकर आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। घर आने के बाद प्रेमचंद जी को भूल के बारे में याद आ गया, मैंने 1 पैसे की जगह 8 अन्नी देकर आया हूँ। तब तुरंत ही प्रेमचंद जी दौड़कर दुकानदार के पास आ गया। आशा नहीं थी कि वह 8 अन्नी लौटाएगा, प्रेमचंद जी के मन में आशा भी नहीं थी दुकानदार ने मुझे पैसे वापस देते हैं या नहीं, इसके बारे में संदेह था। पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से 8 अन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। देखिए पहले ज़माने में दुकानदार कैसे व्यवहार करते थे। दुकानदार ने प्रेमचंद जी को देखते ही 8 अन्नी वापस लौटा दी और क्षमा भी मांगी। यहाँ काश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, मुझे आशा है देखिए यहाँ पर काश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। काश्मीरी सेब नाम से दुकानदारों ने कैसे धोखेबाजी कर बेचते हैं, है या नहीं? मुझे आशा है, अब प्रेमचंद जी का आशा है, पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे। बाजार में मुझे धोखाबाजी हुई है। आप लोग बाजार जाते वक्त या बाजार में व्यवहार करते वक्त ध्यान से व्यवहार करें। आंखें खोलकर व्यवहार करना मीन्स ध्यान से व्यवहार करना, जानबूझकर व्यवहार करना, और बाजार में ही उनको बैग खोलकर देखना वहाँ क्या दे दिया है, उसके बारे में ही वहाँ पर ही देख लेना, नहीं तो उन्हें भी काश्मीरी सेब ही मिलेंगे। देखिएगा प्रेमचंद जी कह रहे हैं, पाठक बाजार में जाकर, ये पाठ को पढ़ने वाले छात्र हो या कोई भी आदमी हो, पाठ पढ़ने के बाद बाजार जाते हैं तब आप आंखें खोलकर ही व्यवहार करना। आंखें खोलकर व्यवहार करते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। बाजार में ही वो सेब हो या कोई सब्जी हो,
कोई भी वस्तुओं को खरीदना हो वहाँ पर ही देखना, तभी उन पर धोखेबाजी नहीं होगा। यही आशा है प्रेमचंद जी का। यह गद्य भाग मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। इस गद्य भाग के आधार पर मैं कुछ अनुरूपता शब्दों को पहचान लिया हूँ। अनुरूपता शब्द मीन्स पहले दो शब्दों से संबंधित तीसरे शब्द के लिए एक अर्थ लिखना। समझ गए? पहले दो शब्दों से संबंधित तीसरे शब्द के संबंधित पद लिखना, यही अनुरूपता होते हैं। देख लीजिए उदाहरण के लिए वहाँ पर है केला पीला रंग, सेब गुलाबी रंग। देखिए केला पीला रंग का होता है, सेब गुलाबी रंग का होता है। पहले देखिए पहले दो शब्दों का संबंध है और तीसरे शब्द के लिए सेब के लिए गुलाबी रंग होता है। केला उसके लिए रंग के बारे में बताया है, पीला रंग, सेब के लिए गुलाबी रंग। सेब एक फल है। देखिए पहले शब्दों का अर्थ देखिए, सेब एक फल है। गाजर सब्जी है। बस। नागपुर में संतरा प्रसिद्ध है, संतरा को ज़्यादातर मिलते हैं नागपुर में। वैसे कश्मीर में सेब मिलते हैं। कपड़ा नापना, टमाटो तोलना। कपड़ा नापते हैं तो टमाटो को तोलते हैं। वैसे अनुरूपता शब्द लिखना है, पहले दो शब्दों से संबंधित और तीसरे शब्द के संबंधित पद लिखना। यहाँ पहले दो शब्दों को समझ लेना, वैसे ही तीसरे शब्द होते हैं उन शब्दों का संबंधित एक शब्द लिखना, वही अनुरूपता होता है। समझ गए? यहाँ तक इस गद्य भाग खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ आप लोगों को यह गद्य भाग अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। दूसरी पीरियड में मैं इस गद्य भाग के नोट्स को लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, शंका है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।